जय हिंद। मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 क्लास 10th इतिहास चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद इतिहास यूरोप में राष्ट्रवाद के ऑल ऑब्जेक्टिव को आज हम लोग देखेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण किस देश में पुनर्जागरण काल में ही हो चुका था? तो यूरोप में हो चुका था, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद का भावना पूर्ण रूप से किस क्रांति से प्रकट हुआ था? 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से प्रकट हुआ था। अगला प्रश्न है, नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप की विजयी शक्तियां ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में कब एकत्र हुई थी? तो 1815 ईस्वी में एकत्र हुई थी, ऑप्शन नंबर बी 1815 ईस्वी में एकत्र हुई थी। अगला प्रश्न है, किस वियना सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख ने किया था? 1815 ऑप्शन नंबर ए 1815 की वियना सम्मेलन। अगला प्रश्न है, किस सम्मेलन के माध्यम से नेपोलियन युग का अंत हुआ था और मेटरनिख युग का शुरुआत हुआ था? किस सम्मेलन से? तो वियना सम्मेलन से हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सिसिली और नेपल्स के प्रदेश बुर्बोवंश किसको दे दिया था? सिसिली और नेपल्स के प्रदेश बुर्बोवंश किसको दे दिया था? तो सम्राट फर्डिनेंड को दे दिया था, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, इटली पर अपना प्रभाव स्थापित रखने के लिए किसने इटली को कई राज्यों में विभाजित कर दिया था? किसने किया था? तो मेटरनिख ने किया था। मेटरनिख ने इटली पर अपना प्रभाव बनाने के लिए इटली को कई राज्यों में विभाजित कर दिया था। प्रश्न है, किस पर ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व कायम हुआ? किस पर ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व कायम हुआ था? तो लोम्बार्डी पर और वेनेसिया पर, इन दोनों पर हुआ था। लोम्बार्डी और बोनेसिया इन दोनों पर, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, जर्मनी में कितने रियासतों का संघ कायम रहा? जर्मनी में कितने रियासतों का संघ कायम रहा था? तो 39 रियासतों का संघ कायम रहा था, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, जर्मनी के रियासतों का संघ का अप्रत्यक्ष रूप से किसका अधिकार था? पर किसका अधिकार स्थापित किया गया था? जर्मनी के रियासतों का संघ का अप्रत्यक्ष रूप से किसका अधिकार स्थापित किया गया था? रूस का किया गया था, या जर्मनी का किया गया था, या भारत का किया गया था, या ऑस्ट्रिया का? तो ऑस्ट्रिया का किया गया था, ऑप्शन नंबर डी। मेटरनिख ने डैश में भी पुरातन व्यवस्था का पुनर्स्थापना किया था? फ्रांस में मेटरनिख ने फ्रांस में भी पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, फ्रांस में बुर्बो राजवंश का पुनर्स्थापित होने के बाद फ्रांस का राजा कौन बना था? तो लुई 18वां बना था, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, फ्रांस में सम्राट की ओर से संवैधानिक घोषणा पत्र कब जारी किए गए थे? फ्रांस में सम्राट की ओर से संवैधानिक घोषणा पत्र कब जारी किए गए थे? 2 जून 1814 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए 2 जून 1814 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, फ्रांस में सम्राट की ओर से संवैधानिक घोषणा पत्र 1814 ईस्वी में जो जारी किया गया था, वो कब तक कायम था? यानी वो कब तक चला था? 1848 ईस्वी तक चला था, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, चार्ल्स 10 के शासनकाल में फ्रांस में जो परिवर्तन किया उसका परिणाम किस क्रांति में सामने आया था? यहाँ पे किस क्रांति में सामने आया था होगा, यहाँ पे किस क्रांति में सामने आया था? तो 1830 की क्रांति में सामने आया था, 1830 की क्रांति में, ऑप्शन नंबर सी। चार्ल्स 10 कैसा शासक था? चार्ल्स 10 निरंकुश और प्रतिक्रियावादी दोनों था, निरंकुश और प्रतिक्रियावादी, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, चार्ल्स 10 द्वारा किसको प्रधानमंत्री बनाया गया था? तो चार्ल्स 10 द्वारा पोलिकनेक को प्रधानमंत्री बनाया गया था। चार्ल्स 10 द्वारा किसको प्रधानमंत्री बनाया गया था? तो पोलिकनेक को। अगला प्रश्न है, प्रतिनिधि सदन एवं दूसरे उदारवादियों ने किसके विरुद्ध गहरा असंतोष प्रकट किया था? किसके विरुद्ध गहरा असंतोष प्रकट किया था? तो पोलिकनेक के विरुद्ध गहरा असंतोष प्रकट किया था। अगला क्वेश्चन है,
चार्ल्स दस ने प्रतिनिधि सदन और दूसरे उदारवादियों के द्वारा किया गया विरोध के प्रतिक्रिया स्वरूप 4 अध्यादेशों द्वारा उदार तत्वों का गला घोटने का प्रयास किया गया था। यानी कब किया गया था? 25 जुलाई 1830 ईस्वी को किया गया था। ऑप्शन नंबर ए 25 जुलाई 1830 ईस्वी को किया गया था। अगला प्रश्न है, फ्रांस में गृह युद्ध कब आरंभ हुआ था? फ्रांस में गृह युद्ध हुआ था 28 जून 1830 ईस्वी को। 28 जून 1830 ईस्वी को। 28 जून 1830 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, फ्रांस में 28 जून 1830 में हुए आरंभ गृह युद्ध किस नाम से जाना जाता है? यहाँ देखिए ध्यान से, 28 जून तो जून के बाद क्या आता है? जुलाई। तो जुलाई की फ्रांसीसी क्रांति, जुलाई 1830 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। जुलाई 1830 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। जुलाई 1830 की क्रांति के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जुलाई, यह गलती हो गया, जुलाई 1830 की क्रांति के बाद, जुलाई 1830 की क्रांति के बाद चार्ल्स 10 ने अपनी राजगद्दी त्याग कर कहाँ भाग गए थे? तो जुलाई 1830 की क्रांति के बाद चार्ल्स 10 ने अपनी राजगद्दी त्याग कर भाग गए थे। तो कहाँ भाग गए थे? तो इंग्लैंड भाग गए थे। ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड भाग गए थे, इंग्लैंड। अगला प्रश्न है, फ्रांस में जुलाई 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद बुर्बो के स्थान पर किसको राजगद्दी सौंपा था? के बाद बुर्बो के स्थान पर किसको राजगद्दी सौंपा था? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, लुई फिलिप कैसा शासक था? लुई फिलिप समाज सुधारक था या उदारवादी था, या समाज सुधारक और उदारवादी दोनों था, या इनमें से कोई नहीं था? तो ये उदारवादी था। ऑप्शन नंबर बी है, उदारवादी शासक था। अगला प्रश्न है, लुई फिलिप गीजो को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था? कब किया था? गीजो को प्रधानमंत्री के पद पर कब नियुक्त किया था लुई फिलिप ने? 1840 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किसके शासन काल में देश में भूखमरी एवं बेरोजगारी होने लगी थी? किसके शासन काल में देश में बेरोजगारी और भूखमरी होने लगे थे? तो गीजो के शासन काल में। ऑप्शन नंबर डी, गीजो के शासन काल में। अगला प्रश्न है, सुधारवादियों ने पेरिस में चीयर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोज का आयोजन किया था। कब किया था? तो विशाल भोज का आयोजन किया था 22 फरवरी 1848 ईस्वी को। 22 फरवरी 1848 ईस्वी को। 22 फरवरी 1848 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, लुई फिलिप ने गद्दी कब त्यागा था? लुई फिलिप गद्दी त्यागा था 24 फरवरी 1848 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, लुई फिलिप ने गद्दी त्याग कर कहाँ भाग गया था? लुई फिलिप ने गद्दी त्याग कर इंग्लैंड भागा था। जो भी गद्दी त्यागा था अक्सर इंग्लैंड ही भागा था। अगला प्रश्न है, गणतंत्रवादियों एवं सुधारवादियों का नेता कौन था? गणतंत्रवादियों और सुधारवादियों का नेता था लुई ब्लो। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कार्बोनरी का स्थापना कब किया गया था? कार्बोनरी का स्थापना कब किया गया था? तो कार्बोनरी का स्थापना किया गया था 1820 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, इटली में नागरिक आंदोलन शुरू हुआ था। इटली में नागरिक आंदोलन कब शुरू हुआ था? नागरिक आंदोलन शुरू हुआ था 1830 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, नागरिक आंदोलन का उपयोग करते हुए उत्तरी और मध्य इटली में एकीकरण गणराज्य स्थापित करने का प्रयास किया। किसने किया था? तो ये किया था मेजीनी ने। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, इटली से किसे भागना पड़ा था? इटली से किसे भागना पड़ा था? तो इटली से मेजीनी को भागना पड़ा था। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, यंग इटली नामक संस्था का स्थापना किसने किया था? यंग इटली नामक संस्था का स्थापना मेजीनी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए, यंग इटली नामक संस्था का स्थापना मेजीनी ने किया था।
अगला प्रश्न है यंग इटली नामक संस्था का स्थापना कब किया गया था? तो यंग इटली संस्था का स्थापना किया गया था 1831 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है यंग यूरोप का स्थापना कब और किसने किया था? यंग यूरोप का स्थापना कब और किसने किया था? यंग यूरोप का स्थापना किया था मेजिनी ने। कब किया था? तो 1834 ईस्वी में किया था, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है मार्टिन मेटरनिक होगा, यहाँ गलती हो गया, मेटरनिक ऑस्ट्रिया कब छोड़ा था? मेटरनिक ऑस्ट्रिया छोड़ा था 1848 ईस्वी में, 1848 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है सार्डिनिया पिडमाउंट का नया शासक कौन था? सार्डिनिया पिडमाउंट का नया शासक कौन था? तो सार्डिनिया पिडमाउंट का नया शासक था विक्टर इमैनुएल। अगला प्रश्न है विक्टर इमैनुएल ने काउंट काउर को किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था, ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री के पद पर। अगला प्रश्न है काउंट काउर इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा किसे मानता था? ऑस्ट्रिया को मानता था, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट में सीमा, यहाँ सीमा होगा, सीमा संबंधी युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो सीमा संबंधी युद्ध आरंभ हुआ था 1859 और 60 के बीच, 1859 और 60 के बीच, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रिया के कौन से राज्य पर पिडमाउंट का कब्जा हो गया था? ऑस्ट्रिया के कौन से राज्य पर पिडमाउंट का कब्जा हुआ था? तो लोम्बार्डी राज्य पर हुआ था, लोम्बार्डी राज्य पर, ऑप्शन नंबर सी, लोम्बार्डी राज्य पर। अगला प्रश्न है गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो गेरिबाल्डी पेशे से नाविक था, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है गेरिबाल्डी किसके विचारों का समर्थक था? तो गेरिबाल्डी मेजिनी के विचारों का समर्थक था, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है गेरिबाल्डी ने रोम पर आक्रमण की योजना कब बनाई थी? 1862 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी, 1862 ईस्वी में। अगला प्रश्न है काउंट काउर की मृत्यु कब हुई थी? तो काउंट काउर की मृत्यु भी हुई थी 1862 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कब हुआ था? तो फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध हुआ था 1870 और 71 के बीच, 1870 और 71 के बीच, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ था? तो इटली का एकीकरण पूरा हुआ था 1871 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है जर्मनी कुल कितने छोटे बड़े राज्यों में विखंडित हुआ था? तो जर्मनी 300 छोटे बड़े राज्यों में विखंडित हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है जर्मन राइन राज्य जर्मन होगा, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने, ऑप्शन नंबर डी, नेपोलियन बोनापार्ट ने। अगला प्रश्न है जर्मन राइन राज्य का निर्माण कब हुआ था? 1806 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी, जर्मन राइन राज्य का निर्माण कब हुआ था? तो 1806 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है पर्सा का चांसलर कौन था? तो पर्सा का चांसलर बिस्मार्क था, ऑप्शन नंबर बी, बिस्मार्क। पर्सा का चांसलर बिस्मार्क किसके विचार से प्रभावित था? तो हेगेल के विचार से प्रभावित था, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है जर्मनी में जालबेरिन नामक संस्था का कैसी संस्था थी? मतलब किसकी संस्था थी, कैसी संस्था थी? किसानों की थी या जमींदारों की थी या यहाँ व्यापारियों की होगी? व्यापारियों की ही संस्था थी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 1848 की फ्रांसीसी क्रांति से किस युग का अंत हुआ था? 1848 की फ्रांसीसी क्रांति से किस युग का अंत हुआ था? तो मेटरनिक युग का अंत हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 1848 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त और लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है बिस्मार्क ने डेनमार्क पर कब आक्रमण किया था? तो बिस्मार्क ने डेनमार्क पर 1864 ईस्वी में आक्रमण किया था, ऑप्शन नंबर डी।
अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया ने सेटोवा में युद्ध का घोषणा कब किया था? तो ऑस्ट्रेलिया ने सेटोवा में युद्ध का घोषणा किया था 1866 होगा यहाँ 1866 में किया था। ऑस्ट्रेलिया ने सेटोवा में युद्ध का घोषणा 1866 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न है, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? एड्रियानोपुल की संधि हुई थी 1829 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया था? यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया था? 1831 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, हंगरी का राजधानी कहाँ है? हंगरी का राजधानी। अगला प्रश्न है, जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने करवाई? जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने करवाई थी? टीपू सुल्तान ने करवाई थी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है? तो इटली एवं जर्मनी वर्तमान में यूरोप के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, बीजेडी का संबंध किस संगठन से था? तो बीजेडी का संबंध कम्युनिटी से था, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान का शुरू था? तो जर्मनी का, यूनान का, तुर्की का, इंग्लैंड का, तो यूरोप का, ऑप्शन नंबर बी। 1829 ईस्वी के एड्रियानोपुल की संधि के मौका हुई थी? तुर्की के साथ हुई थी, ऑप्शन नंबर। तो इसमें 69 सवाल थे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके तो सभी वीडियो को